माइक चल रहा है देख रहा क्या? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। आज हम लोग जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे विश्व भूगोल के बारे में। और जो विश्व भूगोल की क्लास है वो है आज क्लास नंबर फर्स्ट। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी की टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप आशा करूंगा एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बात बोलता है, ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के भू केंद्रित सिद्धांत को प्रतिपादित किया? अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई भू केंद्रित सिद्धांत क्या होता है, या हीलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है, एक बार इनकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको भूगोल से देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, तो आप लोग बोलेंगे वो क्वेश्चन रहेगा भूगोल के पिता। क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता। भूगोल का पिता कौन? तो आप सभी आंसर देंगे भूगोल के पिता का नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये भूगोल के पिता कहलाते हैं। इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, भूगोल के पिता का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इरेटोस्थनीज। इस इरेटोस्थनीज ने एक वर्ड की खोज करी थी जिसका नाम क्या है, एक वर्ड की खोज की थी जिसका नाम क्या है भाई, तो आप लोग बोलोगे जियोग्राफी। दो शब्द हैं, एक जियो है एक ग्राफी है। इन दो शब्द के मिलन से क्या बना है, जियोग्राफी। इसी जियो का अर्थ क्या, तो आप लोग बोलेंगे पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अभी इसी ज्योग्राफी के पिता हो गए इरेटोस्थनीज। लेकिन इस ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले पृथ्वी नहीं, हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं भाई। बहुत सारी ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं। उन्हीं आकाश गंगाओं में एक हमारी आकाश गंगा है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। मॉक टेस्ट कब से मिलेंगे सर? मिल जाएंगे विशाल, आप दिक्कत मत मानो उसकी। ठीक है, अभी इसी ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड का अर्थ, सॉरी ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग क्या आंसर देंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। अभी इस ब्रह्मांड को पढ़ते वक्त हम लोग दूरी की बात करते हैं। दूरी में आप लोग बहुत बार शब्द प्रयोग करेंगे प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, उससे पहले आप लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की स्पीड कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर सेकंड प्रकाश की चाल है। अभी एक साल में इस प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, तो आप लोग बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लोग पारसेक पढ़ेंगे। 3.25 लाइट ईयर पारसेक हो जाता है। इस तरीके से दूरी मेजर करते हैं हम लोग ब्रह्मांड के अंदर। अभी ब्रह्मांड में इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मांड के भू केंद्रीय सिद्धांत। हम लोग बातें शुरू करेंगे ईसाइयों से। ईसाइयों की एक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक, जिसका नाम क्या है, बाइबल। उस बाइबल के अंदर लिखा है कि पृथ्वी पूरे अंतरिक्ष का केंद्र बिंदु है और सब कुछ पृथ्वी की चक्कर काट रहा है। तो ये बात सबसे पहले किसने दी थी, तो आप लोग बोलेंगे ये बात सबसे पहले उस पुस्तक के अंदर लिखी थी। और ये बात इस टोलमी नामक आदमी ने ही बताई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टोलमी। टोलमी ने क्या थ्योरी दी थी,
कि पृथ्वी केंद्र में और सब कुछ इसके चक्कर काट रहा है। फिर एक आदमी आया, एक आदमी जिसका नाम क्या है, कोपरनिक्स। इस कोपरनिक्स ने भी एक थ्योरी दी है। इसने दी है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की थ्योरी। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में जानकारी किसने दी है? तो आप लोग बोलेंगे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में जानकारी इस कोपरनिक्स ने दी है। अब एक आदमी है जोहान्स केपलर, इन्होंने ग्रहों की कक्षा के नियम दिए। ग्रहों की कक्षा के नियम, कक्षा का नियम दिया है। इसने बताया था पहली बार कि भाई एक पर्टिकुलर सर्कल होता है जहां पर ये सारी चीजें घूमती हैं। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे जोहान्स केपलर। ये बातें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ है? बिग बैंग आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा, न्यू वे आकाशगंगा या सुपरनोवा आकाशगंगा? अभी एक शब्द आपको देखने को मिला जिसका नाम क्या है? आकाशगंगा। एक तो क्वेश्चन आता है कि आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग 3 प्रकार की आकाशगंगा याद रखेंगे। एक है सर्पिलाकार। एक आकाशगंगा कैसी है? तो आप लोग बोलेंगे सर्पिलाकार। दूसरी आकाशगंगा कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो अंडाकार। अंडाकार, या इसी को दीर्घवृत्ताकार भी बोलते हैं। दीर्घवृत्ताकार। एक और आकाशगंगा तीसरे तरीके की, उसका नाम क्या? तो आप लोग बोलेंगे अनियमित, यानी कि इर्रेगुलर। सबसे पहली जो आकाशगंगा है इसको आप लोग स्पाइरल के नाम से जानते हैं। जो दूसरी आकाशगंगा है इसको आप लोग इलेप्टिकल, इलेप्टिकल के नाम से जानते हैं। और तीसरी को आप लोग इर्रेगुलर बोलते हैं। इर्रेगुलर। ये 3 तरीके की आकाशगंगा आप लोग पढ़ते हैं। अब एक आकाशगंगा हमारी भी है। हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार, यानी कि कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, ये कैसी होती है? ये अंडे के टाइप में होती है और इनका जिग जैग भी हो जाता है या फिर ऐसे भी हो जाती है। कैसे भी करके अनियमित यानी इरेगुलर नाम दे दिया। क्वेश्चन आता है सबसे चमकदार, सबसे ज्यादा कौन सी चमकती है? तो आप लोग बोलेंगे अंडाकार यानी दीर्घवृत्ताकार। ये सबसे ज्यादा चमकदार होती है। सबसे ज्यादा चमकदार आकाशगंगा कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार। ये सबसे चमकदार आकाशगंगा होती है। अभी एक स्पाइरल है, स्पाइरल हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे मिल्की वे। मिल्की वे आकाशगंगा किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे ये हमारी आकाशगंगा है। अभी हमारी आकाशगंगा के बारे में याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ये ब्रह्मांड मान लेते हैं, इसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है। तो इस तरीके से 3 तरीके की बहुत सारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में, और ये सारी आकाशगंगाएं किसी सेंट्रल पॉइंट को चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे हमारी आकाशगंगा भी चक्कर लगाती है। इस आकाशगंगाओं को आप लोग याद रखेंगे। अभी एक आकाशगंगा जो सबसे नवीनतम प्राप्त हुई है, नवीनतम आकाशगंगा का नाम पूछेगा तो नवीनतम का याद रखेंगे डवार्फ मंदाकिनी। डवार्फ मंदाकिनी ये सबसे नवीनतम आकाशगंगा है। ठीक है, अपनी मिल्की वे को आप लोग ऐरावत पथ के रूप में भी याद रखेंगे। इसको ऐरावत पथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐरावत पथ ये हमारी आकाशगंगा का नाम। एक सबसे जो हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे उसका नाम है देवयानी। देवयानी आप या इसी को एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। एंड्रोमेडा ये हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल समीप जो आकाशगंगा से स्थित है उसको बोलते हैं। सर इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे, हमारा मन नहीं लग रहा था। दीपक भाई मैं हमेशा आपके दिल में रहता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम का लगा लो या फिर कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली पुलिस के कंटेंट पर लगा हुआ था तो इसी कारण समय लग गया। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस आकाशगंगा से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? एक तो आप लोग याद रखेंगे जो हमारी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 98% तारे, 98% क्या है? तारे।
अभी इसी तारों का समूह यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई तारों का समूह, तारों का समूह ये क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे तारों का समूह भाई आकाश गंगा कहलाता है, आकाश गंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है तारों का समूह निम्न में से क्या कहलाता है, तो एक आंसर आपको मिल जाएगा, तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हो, फिर पूछेगा तारों का समूह क्या कहलाता, तो आप लोग बोलेंगे तारामंडल। लेकिन थोड़ी सी बात समझने का प्रयत्न करेंगे। ये आप लोग मान लो भाई ब्रह्मांड है या आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे तारे हैं, ऐसे तारे। ठीक है, ऐसे तारे मान लो, ये तारे हैं, और इन तारों का कोई रूप नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन जिन तारों का एक पैटर्न होता है, यानी कि कुछ कुछ इस तरीके से बनाए गए हों, ये तारे कुछ कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तारामंडल। इसी का क्वेश्चन पूछा गया निश्चित स्वरूप, निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, तारामंडल। अब तक जितने तारामंडल हम ढूंढ पाए हैं उन तारामंडलों की संख्या क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अब तक तारामंडल जो हमने ढूंढे हैं उनकी संख्या है 89, 89 तारामंडल अब तक ज्ञात है। हमारे मुंह कब तक तैयार हो जाएंगे सर जी। मैंने आपको 31 दिसंबर बोला था, 31 दिसंबर अब आ गई, तो मैं वो आपकी जो चैलेंजिंग टेस्ट सीरीज है उसको दोबारा से रीओपन कर दूंगा, उसके बाद आप लोग मॉक लगा पाएंगे। ठीक है, वो तैयार हो चुकी है, चैप्टर वाइज भी तैयार हो चुकी है, सब्जेक्ट वाइज भी तैयार हो चुकी है, और कंप्लीट मॉक भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, ओके भाई, तो आप लोग तारामंडल से ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अभी अगर मैं तारे की बात करूं तो तारा, हमारा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन तारों की अगर बात करूं तो तारे के अंदर क्या क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 70% होता है। इसके अंदर आप लोग और हीलियम याद रखेंगे, हीलियम कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 28% होता है। और अन्य तत्व इसके अंदर कितने होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अन्य तत्व इसके अंदर 2% होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको तारे से देखने को मिल जाएंगे। आगे बातें करेंगे हम लोग तारों के बारे में। तारों की टिमटिमाहट के कारण होती है वायुमंडलीय प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रकीर्णन, आंतरिक प्रतिबिंब या वायुमंडलीय अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारे के बारे में पूछा गया है। आप लोगों ने कई बार तारा देखा हो, एक टिमटिमाहट है। ये टिमटिमाहट किसके कारण है, तो तारे के रूप होते हैं। तारा क्या है, तारे, तारों का रूप होता है, बहुत सारे रूप के तारे होते हैं, यानी वो अलग अलग अवस्था में आते हैं, तो उस अलग अलग अवस्था को अलग अलग रूप बोलते हैं। जैसे सबसे पहला जो तारे की अवस्था होती है वो आदि रूप होता है, आदि तारा, प्रोटो तारा। इसके बाद दूसरा जो इसकी स्टेज होती है उसको भ्रूण तारा बोलते हैं, भ्रूण तारा। तीसरा जो होता है ये रेड जाइंट बन जाता है, यानी कि लाल दानव बन जाता है। इसके बाद चौथी जो स्टेज होती है वो इसकी नोवा, या आप कई जगह इसे सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं, सुपरनोवा। फिर पांचवी जो स्टेज होती है इसकी, पांचवी स्टेज में क्या बन जाता है, तो पांचवी स्टेज में ये पल्सर बन जाता है, पल्सर। और अगर मैं इसकी छठी स्टेज की बात करूं तो छठी स्टेज में ये ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल। ये तारे की अवस्थाएं होती है। और तारा अपनी अवस्थाओं को किसके माध्यम से चेंज करता है, तो आप लोग बोलेंगे वायुमंडलीय प्रतिबिंब। यानी कि आप लोग जब देखेंगे कि तारे टिमटिमा रहे तो बीच में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आ जाता है, इस कारण तारा अपनी टिमटिमाहट करता है, यानी अपना स्वरूप बदलता है। लेकिन एक्चुअल में तारा नहीं बदल रहा है, उसके नीचे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण उसकी टिमटिमाहट है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश, अब बात किसी करेंगे सूर्य की। सूर्य के अंदर तीन पार्ट याद रखेंगे आप लोग, एक तो ये पार्ट, फिर ये पार्ट और फिर ये पार्ट। सूर्य के तीन पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल। इसके बाद जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और तीसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं किरीट, या कई जगह आप लोगों ने इसको कोरोना के नाम से भी पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन आता सूर्य से कि सूर्य के अंदर
क्या क्या विद्यमान है, तो आप लोग बोलेंगे सूर्य के अंदर एक तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 71% हाइड्रोजन। इसके बाद इसके अंदर क्या है, हीलियम। हीलियम कितने प्रतिशत है, तो आप लोग बोलेंगे हीलियम इसके अंदर है 26%। इसके बाद 3 अन्य तत्व है। अन्य कितने हैं, तो 3%। ये सूर्य के अंदर चीजें पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है, सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य की सतह का तापमान आप कितना बताएंगे, तो आप लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस ये क्वेश्चन है। अब इसी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 8 घंटे 16 मिनट 6 सेकंड। ठीक है, ये कई बार आपको क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस मिल जाएंगे। 8 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड बोल देगा, या फिर एक बार इसको बोला जाएगा 500 मिनट, तो आप लोग तब भी क्या आंसर देंगे, तो आप यही आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी। उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य की उत्पत्ति, अभी आपको पता भाई एक सूर्य है, सन है। इस सन की बहुत सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, ये उपग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं, जिनको चंदा बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बातें आप लोग इन ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। अब इस सन की कोई ना कोई आयु थी। एक तो ये सन जो चमक रहा है, ये भी एक तारा है, सबसे बड़ा तारा है। लेकिन इसके चमकने का कारण क्या है, तो इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको आप लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण ये जो सन है, ये सन चमकता है। अब नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, आप लोग इसे याद रखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन एक न्यूक्लियर फिजन होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता है तो इसकी आयु भी कोई ना कोई आइडेंटिफाई होगी, तो आप लोग बोले 4.6 बिलियन वर्ष इसकी आयु है। अभी पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नजदीकी जो तारा है, जिसको आप लोग सन बोलते हैं, वो क्या है, तो आप लोग बोलेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे नजदीक जो सूर्य है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक बात आप लोग ये याद रखेंगे, सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो आप लोग बोलेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड की अनुमानित आयु डैश है। ब्रह्मांड की अनुमानित आयु, अब इसके अंदर ऑप्शंस कुछ थोड़े से टिपिकल दे रखे हैं, जैसे 10 की पावर 41 सेकंड दे रखा है, 10 की पावर 27 सेकंड, ये 10 की पावर 37 सेकंड दे दिया, या 10 की पावर 17 सेकंड। इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन आपको पता है कि ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 13 अरब वर्ष, 13 अरब वर्ष ब्रह्मांड की अनुमानित आयु। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 13 की पावर 37 सेकंड। इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते वक्त आप लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्वेश्चन आता है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक आदमी ने दी जिसका नाम है जॉर्ज लेमेटर। जॉर्ज लेमेटर, इस जॉर्ज लेमेटर के द्वारा एक थ्योरी गई जिसका नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। और ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण एक आकाशगंगा बनी जिसको आप लोग मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, यानी कि दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, और इसी दुग्ध मेखला के अंदर एक बन गया सूर्य यानी कि सन, और इसके 8 ग्रह हैं। 8 क्या बन गए, ग्रह। इन ग्रहों की सूची एक बार देखेंगे। सबसे पहले आप लोग बुध ग्रह की बात करते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक। दूसरे ग्रह का नाम आप लोग शुक्र पढ़ते हैं। तीसरे ग्रह का नाम आप लोग पृथ्वी पढ़ते हैं। चौथे ग्रह का नाम आप लोग मंगल पढ़ते हैं। पांचवा ग्रह आप लोग बृहस्पति पढ़ते हैं। और छठा ग्रह आप लोग शनि पढ़ते हैं। सातवां ग्रह आप लोग अरुण पढ़ते हैं।
और 8वां ग्रह आप लोग वरुण पढ़ते हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर अपनी क्या है, आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा में ये 8 ग्रह हैं और ये 8 के 8 ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 8 के 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी बात आ गई चंद्रमा यानी चांद के बारे में। चंद्रमा के बारे में थोड़े से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा का व्यास पूछ लेता है एग्जाम में, पूछा गया चंद्रमा का व्यास। तो अगर चंद्रमा का व्यास पूछेगा आपसे तो आप लोग क्या आंसर देंगे, 3475 किलोमीटर, 3475 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद पूछ लिया चंद्रमा का घनत्व। चंद्रमा का घनत्व एग्जाम के अंदर पूछ लिया, तो चंद्रमा का घनत्व क्या बताएंगे आप लोग? तो चंद्रमा का घनत्व है 3.34 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। 3.34 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब, ये चंद्रमा का घनत्व है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सभी के अपने अपने चंद्रमा है, सभी ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र है, एकमात्र क्या है, चंद्रमा है। इसी चंद्रमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सभी ग्रहों के अपने चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी का अपना एक, इसका क्या नाम है, चंद्रमा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो चंद्रमा है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? एस्केप वेलोसिटी, चंद्रमा का पलायन वेग। तो यदि आपसे चंद्रमा का पलायन वेग पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे 2.38 किलोमीटर सेकंड है, क्या है, इसका पलायन वेग है। इसके बाद क्वेश्चन आता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो आप लोग बोलेंगे 1.34 सेकेंड। ठीक है, ये अपने चंद्रमा से क्वेश्चन आते हैं। और इसी चंद्रमा के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे इसी चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोला जाता है। कोस्मोलॉजी किसे बोला जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को। इसको क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, हमारे चंद्रमा को नाम अनेक दिए गए हैं, जैसे चंदा मामा बोलते हैं आप लोग, ऐसे चंद्रमा के अनेकों नाम। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.34 सेकंड में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैंक्विलिटी का सागर कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, या चांद? ट्रैंक्विलिटी, भाई अभी आप लोग बातें कर रहे थे चंद्रयान के बारे में, हम लोग भी तो चंदा पर पहुंच गए। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ऐसे बातें की थी हम लोगों ने। चंद्रयान 3 सफल हुआ था, तो वही उस चंद्रयान 3 के माध्यम से हम लोग कहाँ पहुंचे थे? चांद में। और चांद पर ही क्या है? ट्रैंक्विलिटी का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगर मैं बात करूं तो भाई पहली बार चांद पर कौन पहुंचा था? तो एक अमेरिका का जहाज पहुंचा था। तारीख है 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969। नाम क्या है? अपोलो 11। अपोलो 11 ये पहली बार कहां पहुंचा था? चांद पर। और चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो उसका भी आप लोग नाम याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था? चांद पर पहली बार कदम रखा था। इसके बाद तो बहुत सारे व्यक्ति चंद्रमा में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट ऐड करूंगा। क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड में पहुंचने वाला पहला जानवर, तो आप लोग आंसर देंगे कुत्ता। वैसे ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में, एक अंतरिक्ष नाम से शब्द पढ़ेंगे, अंतरिक्ष से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम देश, प्रथम देश, तो उसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे उसका नाम है यूएसएसआर। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यान, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यान, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यान, तो उसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे उसका नाम स्पुतनिक। स्पुतनिक किसका है? तो आप लोग बोलेंगे रूस का है। इसके बाद पूछ लेगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर या पशु, तो आप लोग बोलेंगे कुत्ता। कुत्ते का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे लाइका। लाइका नामक जानवर सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, अभी यहां पर आप लोग ये चांद पढ़ रहे हैं, इस चांद के लिए आप लोग
एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, उपग्रह। एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, उपग्रह। अब ये जो उपग्रह हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह है जिसका नाम है प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल उपग्रह। एक बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। हमारे जो फोन के जो यूज करके हम लोग उसके जो कनेक्शन है, वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ हम लोगों ने सैटेलाइट भेज रखे हैं। वो कैसे हैं, वो कृत्रिम है। ठीक है, एक नेचुरल है जो हमारा चंदा मामा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? मैंने आपको बहुत सारे ग्रह बताए। उन ग्रहों में एक ग्रह जिसका नाम क्या है, बुध। यह है सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी मरकरी। अब इसी बुध से और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? बुध से क्वेश्चन पूछता है कि बुध सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, और सबसे नजदीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है भी है भाई बुध। बुध चक्कर लगाता 88 दिन में। ठीक है, इसके बाद आप इसी बुध के बारे में याद रखेंगे, ये एक आंतरिक ग्रह है, इनर प्लेनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे आंतरिक ग्रह का नाम है बुध। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन सा है? बुध। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य से सेकंड सबसे दूर कौन सा ग्रह? तो आप लोग बोलेंगे उसका नाम है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस। क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे शुक्र। एक क्वेश्चन आया लूसीफर। लूसीफर ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे शुक्र। इसी को बोलते हैं सुबह का तारा। सुबह का तारा। और इसी को बोलते हैं सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार। या इसी को बोलते हैं सांझ का तारा, यानी कि इवनिंग स्टार। किसे बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे शुक्र को बोलते हैं। इसी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से जानता है। इसकी एल्बिडो पावर, जो एल्बिडो पावर है, एल्बिडो पावर इसकी 98% है। यानी कि ये प्रकाश को परावर्तित करता है, उल्टा रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए सबसे चमकदार ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वां बहन, या पृथ्वी की भगिनी के नाम से भी जाना जाता है इसको। पृथ्वी की भगिनी। बिल्कुल सेम एज इट इज किस जैसा ये? तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज पृथ्वी जैसा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार है गोलाकार, घनाभ, उपगोल, या फिर फ्लैटर्ड ओवल शेप। अभी बातें यहाँ पर किसकी हो रही? तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर बातें हो रही पृथ्वी की। पृथ्वी को वैसे तो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन आता है नीला ग्रह। कौन सा ग्रह नीला ग्रह भी कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे पृथ्वी। नीला ग्रह भी कहलाता है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। इसी पृथ्वी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये चपटा या अंडाकार आकृति की है, यानी फ्लैटर्ड ओवल शेप्ड है। इसके बारे में अलग अलग कथन है। जैसे कई बोलते हैं ये नारंगी आकार का है, कई इतिहास, कई भूगोलविदों का कहना है कि ये जियोड टाइप में है। जियोइड, जियोड आकृति की पृथ्वी। हम लोग पृथ्वी के बारे में अनेकों बात करेंगे आगे चलकर। आगे बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत निम्न में से कौन से ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है? 4 ग्रह दिए गए हैं, पृथ्वी, वरुण, शनि और मंगल। तो आप लोग याद रखेंगे मंगल। मंगल ग्रह पर क्या है? निक्स ओलंपिया। अभी मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, इसी कारण इसको लाल ग्रह बोलते हैं। इसी मंगल के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि भाई इस मंगल पर हम लोगों ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम है मॉम। इसका पूर्ण नाम है मार्स ऑर्बिट मिशन। ये मार्स ऑर्बिट मिशन हम लोगों ने कब भेजा था? ये भारत के द्वारा भेजा गया है। और भारत ने इसे कब भेजा था? तो आप लोग बोलेंगे भारत ने मार्स ऑर्बिट मिशन नवंबर 2013, नवंबर 2013 को हम लोगों ने मार्स ऑर्बिट मिशन, हम ही लोगों ने पहली बार बताया था कि इस पर पानी मौजूद है। इसी मंगल ग्रह के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। कितने उपग्रह? तो आप लोग बोलेंगे 2 उपग्रह। नाम क्या है? तो आप लोग डिमोस और फोबोस, या फोबोस और डिमोस।
ये दो उपग्रह याद रखेंगे, फोबोस और डिमोस। या डिमोस या फोबोस, ये दो उपग्रह किसके हैं? मंगल के। एक क्वेश्चन आप लोग बुध से भी याद रखेंगे, बुध और शुक्र दोनों से है, लेकिन मैं यहाँ पर बुध के अंदर लिख देता हूँ। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं, यानी कि इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, या फिर इसका कोई मून नहीं है, किसका? बुध का। और ना ही शुक्र का कोई मून है, शुक्र का भी कोई मून नहीं है, इसका भी कोई मून नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी से आप लोग क्या बात याद रखेंगे कि इस पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है, केवल एक प्राकृतिक चंद्रमा है, प्राकृतिक चंद्रमा इसका, तो आप लोग बोलेंगे केवल एक प्राकृतिक चंद्रमा पृथ्वी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो आप लोग क्या बात बोलेंगे? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। अब सबसे बड़ा है तो याद रखेंगे एक शब्द है जिसका नाम है क्षुद्र पेटी या क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी एक शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बोलेंगे मंगल तथा बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति, इन दो के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी है। जैसे कैसे समझेंगे आप लोग देखेंगे कि भाई ये क्या है? ये है मंगल, और ये क्या है? ये है पृथ्वी, और ऐसे इसके आगे क्या है? शुक्र, ऐसे ही उसके आगे क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बुध, और इसी के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बृहस्पति। अब ये सबसे बड़ा ग्रह है, इनके बीच में क्या? छोटे 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 क्या है? छोटे छोटे पत्थर से हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। कई बार ये पत्थर टकरा के पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, तो हमें, आपको पता भाई यहाँ पर ये मेटियोर्स पड़ जाते हैं, तो वो क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच में? तो आप लोग बोलेंगे बृहस्पति और मंगल। इस बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखेंगे, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह उसका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ज्ञानीमेड, ज्ञानीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। याद रखेंगे पृथ्वी पर, सॉरी बृहस्पति पर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, यानी कि ये एक गैस का गोला है, इसमें वायुमंडल तो है लेकिन ये एक गैस का गोला है, यानी इस पर जमीन नहीं है, गैस का गोला है। इसी कारण है इसको क्या बोलते हैं? इसको कारण इसको आउटर प्लेनेट यानी कि बाहरी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या भी बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे इसको बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग आंसर देंगे शनि, शनि सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसी शनि से और क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, शनि से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस शनि के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो शनि से क्वेश्चन आता है किस ग्रह के चारों तरफ वल्ले हैं? वल्ले हैं यानी कि ये आप मान लीजिए शनि है, इसके चारों तरफ ऐसे वल्ले हैं। ऐसे कितने वल्ले हैं? तो आप लोग बोलेंगे ऐसे वल्लों की संख्या 7, 7 वल्ले, ठीक है। ये सेकंड सबसे बड़ा। अभी इसी का एक याद रखेंगे कि टाइटन उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन, ये सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? शनि का। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे बड़ा उपग्रह है ये शनि का। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किस, सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो आप लोग बोलेंगे शनि के हैं। सबसे ज्यादा सैटेलाइट या सबसे ज्यादा मून, सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा शनि। आगे बढ़ते हैं, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस, यूरेनस ग्रह के बारे में याद रखेंगे,
इसको आप लोग अरुण के नाम से भी जानते हैं, अरुण ग्रह। ठीक है, एक तो याद रखेंगे कि भाई ये जो सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये ग्रह कैसे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसी अरुण ग्रह को आप लोग हरा ग्रह भी बोलते हैं, हरा ग्रह। एक और ग्रह है जिसका नाम क्या है, वरुण। ये वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर यानी सबसे लास्ट में कौन सा है, वरुण। और क्वेश्चन आता है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, तो आप लोग बोलेंगे सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। ठीक है, अब इसी अरुण के बाद एक और ग्रह याद रखेंगे जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, उसका नाम क्या है, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसके अलावा सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। जो आप लोग दिन रात देख रहे हैं वो उसी का तो नतीजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल या बहिर्मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने एक टूटता तारा देखा होगा, टूटता तारा, या इसी को आप लोग लुक्का भी बोलते हैं, या इसी को कई बार आप लोगों ने शूटिंग स्टार सुना होगा, शूटिंग स्टार, उसी की बात हो रही है। क्या होता है, हमारी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसी भी उल्कापिंड या मीटियोर या कुछ चीजें पृथ्वी के पास से गुजर रही हैं तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो क्या करते हैं, जब वो आकर्षित होते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। आने के बाद जब वो मीजोस्फीयर में पहुंचते हैं तो मीजोस्फीयर में उसका सामना वायुमंडल से होता है, और उस वायुमंडल में स्पीड के कारण वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को आप लोग टूटता तारा, लुकिंग या शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए सटीक समय क्या है, सटीक समय पूछ लिया भाई, सटीक समय। ठीक है, पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर, उसको बोलते हैं घूर्णन। एक क्या करती है, एक परिक्रमा करती है, परिक्रमा किसकी, सूर्य की। ठीक है, ये घूर्णन है, ये कहां पर करती है, तो अपने अक्ष पर, यानी अपना अक्ष है जो इसके अपनी एक्सेस है, उस एक्सेस पर पृथ्वी घूमती है। और इसी के कारण क्या होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इसी के कारण दिन रात होते हैं, दिन और रात। इसका कारण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इसका कारण है घूर्णन, यानी पृथ्वी अपनी एक्सेस पर घूमती है, उसी को घूर्णन बोलते हैं। और वो समय क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। इतने समय में पृथ्वी अपनी एक्सेस पर घूमती है। ठीक है, एक क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है और घूर्णन चक्कर लगाती है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो घूर्णन करती है इसी के कारण दिन रात होते हैं, इसी कारण इसको दैनिक गति बोलते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति। एक परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा। आप लोगों को पता है भाई, पृथ्वी है जो 23.5 झुक रखी है, 23 1/2 डिग्री इतनी झुकी हुई है। ठीक है, जब ये झुकी हुई है, ये घूमती है, तो एक वार्षिक गति कहलाती है, यानी एक वर्ष में जो गति तय करती है उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है, जो एक परिक्रमा को कंप्लीट करती है वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे यही वार्षिक गति कहलाती है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, इसे क्वेश्चन याद रखेंगे, जो ये परिक्रमा है यही है ऋतु परिवर्तन का कारण। जो आप लोग इतनी सारी ऋतु देखते हैं, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे परिक्रमा या परिक्रमण। अच्छा, इसी घूर्णन को एक और शब्द से भी जानते हैं, परिभ्रमण, अपना ही भ्रमण करना, यानी अपनी ही, एक परिक्रमण काल है, एक परिभ्रमण काल है। जो ये परिक्रमण काल है ये कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये परिक्रमा करती है तो ये करती है लगभग 365 दिन में। ठीक है,
लेकिन आप लोग देखते हैं लीप ईयर भी आता है। वो लीप ईयर इसीलिए आता है क्योंकि 365 दिन 5 घंटे पृथ्वी लेती है घूमने में, यानी अपनी एक्सेस पर घूमने में 365 दिन और 5 घंटे लगभग का समय लेती है। तो इसी कारण आप लोग ये लीप वर्ष भी पढ़ते हैं, जिस कारण कई बार ये काल क्या हो जाता है, तो 366 वर्ष हो जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे परिक्रमण काल। आगे बढ़ते हैं। एक है ग्रीष्म संक्रांति, कब होती है ग्रीष्म संक्रांति? देखो अब मैंने आपको बताया कि भाई एक सूर्य है यानी कि सन, इसी सन की क्या करता है, परिक्रमा करता है। कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे अर्थ करता है, पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी करती है तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी यहां पर होती है, और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी यहां पर होती है। ऐसा ही तो होता है, एक बार ऐसा होता है जब पृथ्वी यहां पर होती है, एक बार ऐसा होता है जब पृथ्वी यहां पर होती है। अभी पृथ्वी 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो ये क्या होगी, कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ऐसे ही ये कर्क रेखा, ये भूमध्य और ये मकर रेखा। जब गर्मियों के समय जब पृथ्वी झुकती है तो वो तारीख क्या होती है, 21 जून। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। 21 जून को क्या बनती है, ग्रीष्म संक्रांति। यानी सूर्य सीधा सीधा किस पर जाता है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। एक समय ऐसा भी आता है जब सन जो है मकर रेखा पर होता है और कर्क रेखा पर ठंड होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये तारीख आप लोग याद रखेंगे, तारीख है 22 दिसंबर। इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, यानी शीत संक्रांति। विंटर सोलिस्टिस यानी शरद संक्रांति। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे। एक है ग्रीष्म संक्रांति, एक है शरद संक्रांति। ये दोनों का डिफरेंस 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर, ये 2 दिन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वसंत विषु कब होता है, 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। इंपॉर्टेंट। आगे एक बात तो आप लोगों ने वो पढ़ी, एक बात ऐसी भी है कि भाई ये सन है, ये सन है, और क्या होता है, एक बार पृथ्वी यहां पर होती है क्योंकि 23.5 डिग्री झुक रखी है तो ऐसे 3 रेखाएं होती है, और एक बार पृथ्वी यहां पर भी होती है, ऐसे झुक रखी है तो 3 रेखाएं ऐसी होती है। अब ये सन की जो है ये लाइट इस पर पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो इसी को क्या बोलते हैं, ये होता है वसंत विषु। वसंत विषु, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एक समय ऐसा भी आता है जब बिल्कुल सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शरद विषु, यानी कि इसको बोलते हैं ओटोमन विषु, ओटोमन इक्विनॉक्स, ओटोमन इक्विनॉक्स, या इसी को बोलते हैं शरद विषु। ये तारीख क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे 23 सितंबर। एक 23 सितंबर याद रखेंगे और दूसरी वाली क्या याद रखेंगे, तो दूसरी वाली याद रखेंगे 21 मार्च। ठीक है, अभी के लिए केवल ये इतना याद रखेंगे, वसंत विषु 21 मार्च और शरद विषु तो आप लोग बोलेंगे 23 सितंबर। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे भाई इस टॉपिक से। ठीक है, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की बात करी, जिसके अंदर आप लोगों ने ब्रह्मांड की बात करी। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बात की, ब्रह्मांड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं पड़ी, तारे पड़े, तारों के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम पढ़ा, जिसके अंदर अपना सूर्य और सारे के सारे ग्रह पड़े। इसी के बाद हम लोग पृथ्वी पर आ गए हैं, पृथ्वी की गति। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, ये टॉपिक पढ़ा। ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगले जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो पृथ्वी की गति से ही संबंधित होगा, फिर अक्षांश और देशांतर रेखा आ जाएगी। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में हमें प्रश्न भेजेंगे कि आपको कैसी लगी क्लास, और ऐसे ही लगभग 5 क्लासेज में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराने का काम करूँगा। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे भेजेंगे भाई क्या क्या डाउट है, यदि किसी का, या फिर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर कैसी लगी क्लास।
ठीक है भाई, मौका पता चल गया। ओके भाई, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सर, ओके ओके भाई, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।